गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर CR तेतरवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज नवलगढ़, राजस्थान से आपका वंडरिंग माइंड्स चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल हुए टेस्ट में कैसे क्वेश्चन थे उसका पूरा सॉल्यूशन आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। लगभग 181 पीपल्स ने, स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया, उनकी क्या रैंक रही, किस तरह से ये पूरा टेस्ट रहा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और देखिए, सबसे पहले जब इस टेस्ट का आयोजन के लिए बात हुई तो ये रखा गया है कि इस टेस्ट को हम लोग फ्री रखेंगे और जो विनर्स हैं उनको इनाम भी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट की, कि वो टॉप 5 लोग कौन रहे जिन्होंने इस जो टेस्ट को क्रैक किया। और पहला नाम पारुल सोनी। पारुल सोनी कुरुक्षेत्र से हैं और हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने निश्चित रूप से टॉप किया है इसको। दूसरा पार्वती सैकिया जो गुवाहाटी से हैं। तीसरे नंबर पर सोनिया, चौथे पर राहुल और पांचवे पर मोना। इन 5 लोगों ने, और भी कई सारी रैंक्स हैं लेकिन सिर्फ 5 ही। देखिए, पहले हमारा ये था कि पहले 3 लोगों को ये प्राइज दिए जाएंगे। फर्स्ट स्थान के लिए अमृत कृपा एकेडमी की टेस्ट सीरीज जो 1 तारीख से शुरू होने वाली है, जिसकी स्लाइड में आपको दिखाता हूं। ये टेस्ट सीरीज जो 1 जुलाई से शुरू हो रही है, इसके लिए फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा पारुल सोनी को। दूसरे स्थान के लिए मेरी बुक लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थ्योरी और कल्चरल स्टडीज पर जो बुक है वो फ्री मिलनी थी। और तीसरे स्थान के लिए फ्री मिलनी थी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के लिए जो मेरी ऑब्जेक्टिव बुक है वो फ्री मिलनी थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि नहीं सर, 10 तक आप ये प्राइस दीजिए। देखिए, 10 तक देना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो 5 तक करते हैं। तो राहुल और मोना को भी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश वाली बुक हम लोग फ्री भेजेंगे। दोनों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे पर्सनल मोबाइल पर आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दें, मैं आपको भेज दूंगा। इन दोनों की बुक रवाना हो चुकी है आज ही और बहुत जल्दी इनको मिल भी जाएगी। ठीक है, बात करते हैं इस टेस्ट सीरीज की जो 17 तारीख से शुरू होने जा रही है। जो भी कोई स्टूडेंट इसको लेना चाहे वो ले सकता है। बाकायदा टॉपिक वाइज होगी और पूरे 6 महीने चलेगी। इसमें लगभग 36 टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 110 क्वेश्चन होंगे। हर महीने में 6 टेस्ट हैं। इस तरह से 6 महीने लंबी सीरीज है। जिसको भी ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकता है। आप मंथली भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, और आप इसको 1 मिनट इसकी, ठीक है, पूरी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मंथली भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दिया जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कैसे थे, सारे क्वेश्चंस का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कहाँ से आए। देखिए, कई स्टूडेंट्स की शिकायत आई है कि बहुत टफ क्वेश्चंस थे। होने ही चाहिए। हम लोग वो काम करेंगे जो टफ है, टफ को इजी बनाना ही हमारा काम है। अगर क्वेश्चंस टफ नहीं होंगे, इजी क्वेश्चन आप हर कोई उसको इजीली हल कर लेगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य आप लोगों का मनोबल तोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे नहीं आता है। बहुत सारे लोगों ने नेट कर रखा था, फिर भी वो इस टेस्ट में अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं है, आपके लिए ये सारे नए क्वेश्चंस थे और किस तरह से ये क्वेश्चन आए, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और इनका क्या सॉल्यूशन है, वो सारी हम डिटेल से करेंगे। तो आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला ही क्वेश्चन था, बोथ द इलियड एंड ओडेसी बिगिंस। होमर के जो महाकाव्य हैं, एपिक हैं, इलियड और ओडेसी, वो कहां से बिगिन होते हैं। 4 ऑप्शन हैं। विद एन एपिक सिमिली, इन मीडिया रेस, एट कोलोनस, एट थेब्स। अगर आपने इनका अध्ययन कर रखा है माइथोलॉजी का, तो तुरंत ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इडिपस, जो सोफोक्लिस के जो प्ले हैं, इडिपस और एंटनी, ये दोनों की वहां की है। विद एन एपिक सिमिली, हालांकि बहुत सारे एपिक मेटाफर हैं, एपिक सिमिलीज इसमें, इन दोनों एपिक्स में
लेकिन दोनों एपिक नहीं खुलते हैं वहां से। तो राइट आंसर है इन मीडिया रेस। आप समझिए इन मीडिया रेस क्या होता है। इन मीडिया रेस का मतलब होता है ठीक बीच से, दोनों ही जो एपिक्स की स्टोरी बीच से शुरू होती है और फिर नरेशन के तहत हमें पीछे की स्टोरी पता चलती है और फिर आगे स्टोरी जाती है। देखिए महाभारत की अगर हम स्टोरी देखें तो पूरी फ्लैशबैक में चलती है, ठीक है। पूरी फ्लैशबैक में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के जो पुत्र थे महाभारत के युद्ध के बाद में वही बचे थे। और परीक्षित के बेटे जन्मेजय को कोई वेदव्यास के शिष्य ये पूरी कहानी नरेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पूरा महाभारत फ्लैशबैक में चलता है। अगर स्टोरी ठीक बीच से शुरू होती है तो उसको इन मीडिया रेस कहा जाता है। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होना था इन मीडिया रेस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है एन इमेज इज दैट, मैं इससे पढ़ता हूं, एन इमेज इज दैट विच प्रेजेंट्स एन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्स in an instant of time. I use the word complex rather in the technical sense employed by the newer psychologist. The I here is, किसके लिए आया है आई, ये कौन लिख रहा है? निश्चित रूप से एजरा पाउंड आपका आंसर होगा। देखिए एजरा पाउंड here explains of modern poetry and his work within the movement are worth studying. A number of writers, including T.S. Eliot, are in debt to him, not only for influence but also for personal friendship and help in publishing. आप जानते हैं जब T.S. Eliot अपनी वेस्टलैंड पोइम की रचना कर रहे थे तो आधी से ज़्यादा पोइम एजरा पाउंड ने उसको आधा कर दिया था और उन्होंने उनको द बेटर क्राफ्ट्समैन का कहा था, इल मिलिग्रो फेब्रो करके, ठीक है। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया एजरा पाउंड। तीसरा क्वेश्चन देखिए, फिलिप लार्किन once said deprivation is for me what daffodils were for Wordsworth. Larkin meant that for him deprivation was. देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आप वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको 4 ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्या कहा है, डेफोडिल्स वर फॉर वर्ड्सवर्थ। डेफोडिल्स के नाम से एक वर्ड्सवर्थ की पोइम है और उस पोइम में वो ये बताते हैं कि किस तरह से डेफोडिल्स को देखते ही उनको कविता कहने का मन होता है। तो निश्चित रूप से अगर हम देखते हैं ए सोर्स ऑफ एंजाइटी, क्या डेफोडिल्स वर्ड्सवर्थ के लिए एंजाइटी का, चिंता का सोर्स है क्या? बिल्कुल नहीं है। ए ट्रांजिटरी स्टेट भी नहीं है, एन ओकेजन ऑफ सेल्फ डाउट भी नहीं है, ए स्टिमुलस टू पोइट्री। आपको फिलिप लार्किन से ना कहा, फिलिप लार्किन नहीं है, लेकिन आपको अगर वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल वाली पोइम पढ़ी है तो निश्चित रूप से आप इसका आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया ए स्टिमुलस टू पोइट्री। ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परहैप्स इट इज ओनली ए गेम मॉडर्न वीमेन लाइक सारा एग्जिट एंड आई हैव नेवर अंडरस्टूड देम। सारा एग्जिट्स इन, कौन से नोवेल में सारा एग्जिट करती है? देखिए अगर हम देखते हैं 2 क्लू यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है मॉडर्न वीमेन। मॉडर्न वीमेन को देखते ही आपका ये कैंसिल, क्योंकि डिकेंस विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, इसलिए मॉडर्न नहीं हो सकते। दूसरा एक नाम दिया हुआ है सारा। सैमुअल बेकेट के वर्क्स में हीरोइंस होती ही नहीं है, इसलिए ये भी। जेम्स जोइस का नोवेल है यूलिसिस। हम जानते हैं कि मोली ब्लूम उसकी हीरोइन है। निश्चित रूप से आपको अगर नहीं पता है कि जॉन फॉल्स का द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन, ऑटोमेटिक आंसर आ गया। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि ये जो फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन है ये जॉन फॉल का बहुत ही फेमस नोवेल है और इसकी हीरोइन सारा वो बहुत ही मिस्टीरियस है। और बहुत बार इस पर नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिस नोवेल हैज ए मल्टीपल एंडिंग। इसकी 3 तरह की एंडिंग्स हैं। एक निश्चित स्थान पर लाकर लेखक हमें छोड़ देता है और फिर वो
उसकी 3 अलग अलग एंडिंग्स के बारे में बात करता है। तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा नोवेल है और नेट में बार बार ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द नोवेल ही रोट अबाउट द लाइव्स ऑफ ओकीज हैज कम टू सिंबलाइज द हार्ट ब्रेकिंग plight ऑफ द disposed. It has been called a vivid parallel to the situation of American homeless today, a story of people at the bottom of the world. The novel under discussion above is, ये कौन से नोवेल का डिस्कशन है? अगर हम देखते हैं इस नोवेल के बारे में तो जॉन स्टेनबेक का सबसे फेमस नोवेल द ग्रेप्स ऑफ रोथ, इस नोवेल के बारे में यहाँ बात की जा रही है। और ये नोवेल, दिस इज द बेस्ट नोन नोवेल ऑफ जॉन स्टेनबेक. इट वाज पब्लिश्ड इन 1939 and it evoked the harshness of great depression of 1930s and aroused sympathy for the struggle of migrant farm workers. The book come to be regarded as an American classic. So this narrative, this is again very famous novel, and the narrative is very heartbreaking. In as who is the protagonist? Joad family, Tom Joad and Ma Joad. These are the sometimes character of Ma Joad is compared with this Indian novelist also. And in the last scene, if we see the last scene, what is the last scene? A man is striving, एक बूढ़ा व्यक्ति भूख से मर रहा है और एक औरत जिसका बच्चा अभी अभी जन्मा है वो अपनी ब्रेस्ट से उसको मिल्क पिलाकर उसको जिंदा रखती है। इस तरह की संवेदनाएं इस नोवेल में भरी गई हैं और बहुत ही शानदार नोवेल है। अगर विश्व के 3 नोवेल्स में अगर छांटा जाते हैं तो इसको टालना मुश्किल है। आज तक इतनी शानदार ये बुक द ग्रेप्स ऑफ रोथ है। नेक्स्ट देखिए, अपॉन विच लिटरेरी ट्रेडिशन आर द नेम्स बिली पिलग्रिम, गुडमैन ब्राउन एंड विली लोमैन बेस्ड। देखिए, अगर इन नामों को हम देखते हैं, कौन? बिली पिलग्रिम स्लोटर हाउस 5 बाय कुट वोनगेट वाले नोवेल में आता है। यंग गुडमैन ब्राउन नेथिल हॉथॉर्न की एक स्टोरी में आते हैं। और विली लोमैन अमेरिकन ड्रामेटिस्ट आर्थर मिलर के प्ले द डेथ ऑफ ए सेल्समैन उसमें आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लिए कहां से गए हैं। एक्चुअल में द मेडिवल राइटर्स और सिंगर फ्रीक्वेंटली यूज देयर कैरेक्टर्स फॉर द वॉइस और वर्च्यूज दे डिस्प्लेड, सो द सिंपल कंट्री फोक वॉचिंग ए प्ले आइडेंटिफाई ए कैरेक्टर। क्या होता था कि जो मेडिवल राइटर्स थे वो अपने जो प्ले जो लिखते थे उनके नाम वॉइस और गुण और अवगुणों से ले लेते थे ताकि दूसरे लोग उनको पहचान जाएं कि इस तरह का कैरेक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है या बुरा कैरेक्टर है। नामों से कैरेक्टर्स की पहचान हो जाए। एंड लेटर दिस डिवाइस बिकम सोफिस्टिकेटेड। बाद में आकर इस डिवाइस को हर व्यक्ति ने यूज किया। जैसे जॉन बनियान ने अपने नोवेल पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में जो क्रिश्चियन है वो ही इज एवरी क्रिश्चियन, एवरी मैन वाले प्ले में जो एवरी मैन है ही इज एवरी मैन, वो हर व्यक्ति की तरह कॉमन मैन है। ठीक है, तो इस तरह की डिवाइस चलने लगी कि नाम से लोगों को पहचानते हैं। कि हम देखते हैं कि फिल्मों में कई बार विलेन के नाम इस तरह का होता है कि देखते ही जैसे गब्बर सिंह या जगीरा, ये इस तरह नेगेटिव कैरेक्टर्स को इस तरह का नाम दिया जाता है। तो ये लिए कहां से गए हैं? वाइस एंड वर्च्यू नेम्स एज इन द मेडिवल मोरलिटी प्लेज। इस तरह के जो प्लेज में, मेडिवल मोरलिटी प्लेज में जो वाइस और वर्च्यूज थे वहां से इस तरह के नाम लिए गए हैं। बिली पिलग्रिम, गुडमैन ब्राउन, विली लोमैन। अगर इसका नाम हम देखें, विली माने चाहने वाला, लोमैन माने निचले स्तर का आदमी। तो हर नीचे वाले स्तर का आदमी कुछ ना कुछ उसकी भी इच्छा होती है। देखिए, आर्थर मिलर ने चैलेंज किया था किसको? अरिस्टोटल को। और जैसे अरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी के लिए बहुत बड़ा व्यक्ति चाहिए, राजा या प्रिंस होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, ट्रेजेडी में हैपन विथ ए कॉमन मैन, विथ ए लो मैन। ट्रेजेडी किसी के साथ भी हो सकती है, एक साधारण व्यक्ति के साथ भी, एक नीचे
किसी भी व्यक्ति के साथ ट्रेजेडी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? वाइस एंड वर्च्यूज नेम्स एज इन मेडिवल मोरलिटी प्लेज। नेक्स्ट देखिए, he told Hawthorne that his book has been broiled in hellfire and secretly baptized not in the name of God but in the name of devil. He named his tragic hero after the Old Testament ruler who did more to provoke the Lord God to Israel to anger them all the kings of Israel that were before him. The tragic hero is, देखिए हरमन मेलेवली के नोवेल मोबी डिक की बातचीत हो रही है। हरमन मेलेवली ने एक बार अपने दोस्त हॉथॉर्न को, नेथल हॉथॉर्न को ये सारी बातें बताई थी कि किस तरह से उन्होंने इसको लिया है। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जिसको उन्होंने लिया है? अहाब। अहाब इज द राइट आंसर। हम जानते हैं कि किस तरह से ओल्ड टेस्टामेंट रूलर अहाब था और वहां से उन्होंने इस नाम को लिया है। हालांकि लूसीफर किसमें आता है? पैराडाइज लोस्ट में आता है। ऐसा भी नहीं है, यहाँ इस्माइल और अहाब ही दो कैरेक्टर हैं और इन्हीं में से हमें चूज करना था, तो अहाब यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए ड्रीमर एवर tilting at windmills, he tries to reassure his long-suffering companion Sancho Panza, telling him, and even if everything were to turn out exactly the opposite of what I imagine, no malice could ever obscure the glory of having kindled this endeavor. The dreamer described above is, ये ड्रीमर कौन है? देखिए यहां भी एक क्लू छोड़ा हुआ है और वो क्लू है सांचो पेंजा। कहां आता है ये? डॉन क्विक्सोट में। डॉन क्विक्सोट इसका राइट आंसर है। ग्रैंडेल में नहीं, किंग आर्थर में नहीं, ना कैंडाइन में, कहीं भी नहीं, सीधे डॉन क्विक्सोट इसका आंसर होगा। और डॉन क्विक्सोट मिगल डी कार्नवालिस का एक फेमस नॉवल है जो 2 पार्ट में पब्लिश हुआ। पहला पार्ट 1605 में एंड सेकंड पार्ट इन 1615 में। Okay, so next is, in which literary work does Pandarus feature? Pandarus कौन से लिटरेरी वर्क्स में इनमें से आते हैं? देखिए, ए मिडनाइट समर्स ड्रीम या इलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल, चौसर्स ट्रोलियस एंड क्रिसेड, बोल्ट्स ए मैन फॉर ऑल सीजन्स। यहाँ चौसर्स, ट्रोलियस एंड क्रिसेड। देखिए चौसर का ट्रेलियस और क्रिसेड है। दिस इज ए ट्रेजिक रोमांस कंपोज्ड इन 1380s and considered by some of critics one of his finest works. And the plot, this plot has this poem is taken from Giovanni Boccaccio's Il Filistretto, and it recounts love story of Troilus, who was son of Trojan king Priam, and Cressid, who was widowed daughter of the deserted priest Calchas. So about their love story, this is here comes a Pandarus. The character Pandarus comes in Chaucer's Troilus and Cressid. Now next question is, no one who has ever seen, here a name is there, some name is there, in her infancy would have supposed her born to be heroine. Her situation in life, the character of his father and mother, her own person and disposition were all equally against her. These sentences are the first in जेन ऑस्टिन के कौन से नोवेल में? ये पहला ही, लगभग पहले सेंटेंस थे। आप देखिए कौन से में, क्या इमा में थे, प्राइड एंड प्रेजुडिस में थे, मैन्सफील्ड पार्क में थे, या नॉर्थएंगर एबी में थे? तो ये इसका आपका राइट आंसर है नॉर्थएंगर एबी। एंड हेयर हु इज देयर? कैथरीन मोरलैंड। सो कैथरीन मोरलैंड इज ए फिक्शनल कैरेक्टर, द impressible heroine of Jane Austen's novel Northanger Abbey. This novel was posthumously published, after death of Jane Austen. This was published in 1817, and Catherine's view of the world is colored by her love of Gothic stories
until she learned the value of controlling her imagination. बहुत बार ये क्वेश्चन नेट में आता है कि which novel of Jane Austen satirized Gothic novels? So नॉर्थएंगर एबी, जिसकी हीरोइन कैथरीन मूरलैंड है, उसको गोथिक स्टोरीज पढ़ने का शौक है और बाद में किस तरह से वो इनसे विमुख होती है, ये सारी कहानियां इसमें है। नेक्स्ट, Anna awaits for a real man to come down like a Deus ex machine to heal and help her. Whose Anna is this? अन्ना ये सोचती है कि कोई रियल व्यक्ति आएगा। ये जो टर्म है डेस एक्स मशीन, इसका मतलब है किसी मशीन से निकलकर बाहर आना। तो ये कौन सी अन्ना की बात यहां हो रही है? टोल्स्टॉय की, अन्ना कैरेनिना की, या अर्नोल्ड बेनेट की अन्ना ऑफ 5 टाउन्स की, या डोरिस लेजिंग की द गोल्डन नोटबुक की, या सात्रे की अन्ना इन नोसिया? कौन से नोवेल की ये बात हो रही है? तो मैं आपको बता दूं, ये डोरिस लेजिंग के नोवेल द गोल्डन नोटबुक की यहां बात हो रही है। और मैं आपको बताऊं, दिस नोवेल was published in 1962 and the novel presents the crisis of a woman novelist named Anna Wolf. Anna Wolf, she is suffering from a writer's block. She is immensely self-analyzed. She seeks to probe her disorderly life by keeping 4 notebooks. नेट में किसी एग्जाम में ये एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा गया था इसको लेकर कि द गोल्डन नोटबुक में कौन से 4 कलर की वो नोटबुक रखती है। मैं आपको बताता हूं, शी कीप्स 4 notebooks एंड फर्स्ट इज ए ब्लैक वन कवरिंग हर अर्ली ईयर्स इन ब्रिटिश कॉलोनियल, second a red one about her years as a columnist, third is a yellow one with the fictional story of her alter ego Ella, and a blue one with her diary. So including all these, she make a golden notebook, and in her crisis she always seeks that somebody should come for her help and heal her. So the right answer is Doris Lessing's The Golden Notebook. The play was first performed in 1773. The author asked a friend, "Did it make you laugh?" and getting the answer exceedingly, said then that was all he required. He used for a plot a reputed experience of his own as a schoolboy when he lost his way and asked to be directed to an inn but was shown the gateway to a local squire's house. Which play is this? ये कौन से प्ले की बात कर रहे हैं कि इसके ऑथर ने, इसके लेखक ने अपने मित्र से पूछा कि क्या इसको देखकर आपको हंसी आई? जब आंसर उससे मिला कि हाँ खूब, तो वो कहता है कि हाँ यही मुझे चाहिए था। उसने एक प्लॉट इस तरह के अपनी लाइफ, अपने एक्सपीरियंस से, उसने एक बार उसके साथ ऐसा हुआ कि वो कहीं जा रहा था और खो गया, तो कोई इन सराय वो ढूंढ रहा था, लेकिन उसको किसी एक जमींदार के घर में वो चला जाता है, वहीं से उसने ये स्टोरी उठाई है। तो इसका राइट आंसर है ओलिवर गोल्ड स्मिथ, शी स्टॉप टू कॉन्क्यूर। ये जो ड्रामा है, दिस इज ए कॉमेडी in 5 acts by Oliver Goldsmith, and you know this comic masterpiece mocked the simple morality of sentimental comedies. And what is the subtitle of this play is The Mistakes of a Night. And this play is a lighted farce that derive its charm from the misunderstanding which entangle the well-drawn characters. और अगर आपको पता हो कि she stops to conquer, ये टाइटल कहाँ से लिया गया है, तो टाइटल ड्राइडन की पोइट्री से लिया गया है। नेक्स्ट इज शी इज सिमिलर टू अनलाइकली राइटर्स सच एज काफ्का एंड फॉकनर, बट व्हाट इज हॉरिफाइंग अबाउट इज दैट शी क्रिएट्स टेरर अमिड्स द हरी एंड फ्रे ऑफ फीमेल्स एज दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज। इन डेल्टा वेडिंग एन impetuous girl prays for her wedding, harassed and bullied by the people she loves and who loves her.
द ऑथर्स नेम इज। ऐसा कौन सी ऑथर है, ऐसी कौन सी लेखिका है जो जिसकी तुलना हम काफका और फॉकनर से करते हैं, और लेकिन उसकी स्टोरीज हॉरिफाइंग है। तो मैं आपको बता दूं, ये जॉयस कैरल ओट्स, इसका राइट आंसर होगा जॉयस कैरल ओट्स। और शी इज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, short story writer and essayist, and she is noted for her vast literary output in a variety of style and genres. Particularly affecting are her depiction of violence and evil in modern American society. And Oates' novel encompasses a variety of historical setting and literary genres. She typically portrays American individual whose intensely experienced and obsessive lives end in bloodshed and self-destruction owing to larger forces beyond their control. Her books blend a realistic treatment of everyday life with horrifying and even sensational depiction of violence. So this is, who is this? Joyce Carol Oates. Next is, man has ideas that come through the five senses or powers of reasoning, but are either the result of the direct revelation from God, his immense inspiration for his eminent presence in the spiritual world, which is the term for the philosophy thus outlined. कौन सी फिलोसफी के लिए ये सारी चीजें कही जा रही हैं? देखिए, प्रेगमेटिज्म, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म नहीं, कौन सा है? ट्रांसकेंडलिज्म। एंड ये किसने कहा है? You may easily recognize Emerson's work, Nature. But New England traditionalists had a certain turns of phrase that identify them with the basic elements of their belief. So in this passage, the notion of extra sense and inspiration from outside the body links immediately to the transcendentalism. So the premise does not apply to the other choices. It applies only to the transcendentalism. So the answer is transcendentalism. Next one, Aga Hasir Kashmiri, date of birth and death is also given, who has titled Indian Shakespeare, adapted many plays of Shakespeare, match the plays with their adaptation. ये एक आगा हसर कश्मीरी, जिनको इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है, और उन्होंने शेक्सपियर के बहुत सारे, इसलिए नहीं कि उन्होंने शेक्सपियर के जैसा लिखा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर के प्लेज को उन्होंने अडेप्ट किया उर्दू में प्ले लिखने के लिए। उन्होंने उर्दू में प्ले लिखे, जो भी लिखे, और कौन से हमें मैच करना है कि कौन से प्ले के लिए कौन सा। द विंटर्स टेल, किंग लियर, मैकबेथ, किंग जॉन। देखिए, बहुत सिंपल सा मैंने सेट किया था। विंटर्स टेल, मुरीद ए शक, किंग लियर, सफेद खून, मैकबेथ, ख्वाब ए हस्ती, और किंग जॉन, सैदे हवश। तो जो पहला ही इसमें ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक था, सीधे सीधे मिलाने थे। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन भी शेक्सपियर से ही है और है, द मेन प्लॉट्स डेट्स बैक टू द ग्रीक्स। फेयर हीरो इज स्लेंडर्ड, देन अलो हर लवर क्लाउडियो टू थिंक शी वाज डाइड, while hero and Claudio play out their collision of chivalry and jealousy. Hero's cousin Beatrice and Claudio's friend Benedict exchange Vespis beddings and talk themselves out of and then into love. The play describe above शेक्सपियर के कौन से प्ले को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आप थोड़ा सा भी शेक्सपियर के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आंसर था मच अडो अबाउट नथिंग। आसानी से पहचान में आ रहा है, बीट्राइस है, बेनेडिक्ट है, ये सब आसानी से पहचान में आ रहे हैं। क्लाउडियो है, हीरो है, कैरेक्टर्स अगर आपने पहचान लिए तो प्ले को पहचानना कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट कमिट वन सेल्फ
to conjunction with the other forever, but it is not selfless. It is a maintaining of the self in mystic balance and integrity, like a star balance with another star. The above description of love is stated by. ये लव की जो डिस्क्रिप्शन है इस तरह का, ये किसने दिया है? अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, देखिए डीएच लॉरेंस को, तो डीएच लॉरेंस बिलीव्ड इन स्टार इक्विलिब्रियम लव. What is the meaning of star equilibrium love? Mean with the woman is not a satellite to the man. Mean a female is not as a satellite to male, but two in balance. These lines are taken from Women in Love, and the chapter is Mano. So if we consider the others, Heathcliff from Wuthering Heights, Heathcliff's love is of earth and rock. Rochester's love in Jane Eyre, that is total possession, and George Emerson's love is love of body. But Women in Love, Birkin's love, that is star equilibrium. Mean a male and female are both just like star in balance. So the right answer is Birkin in Women in Love. Next one is, the Baroque is a style following the Renaissance, characterized by content by intense religious experience, personal emotion and expressiveness, and characterized in form by vitality, movement and magnificence. Which is the following literary work would best illustrate the Baroque as defined above? ये किसको डिफाइन कर रहा है? देखिए एक एक को अगर हम देखें, चौसर्स कैंटरबरी टेल अगर हम देखते हैं, चौसर्स कैंटरबरी टेल इज ए लेट मेडिवल वर्क. Although there is a religious subject matter, the style is plainer and more straightforward. It is less ornate and there is less emphasis on religious intents. Next one is Ben Jonson's Volpone. Ben Jonson Volpone is an example. किसका एग्जाम्पल है? Example of Renaissance neoclassicism. It is a moral but not particular theological. It is didactic but provoke laughter and reflection rather than intense religious emotions. Then Wordsworth Prelude. Wordsworth Prelude is a romantic text describing a cultivation of aesthetic sensibility. So the correct answer is Milton's Paradise Lost. As you have known, the literary work that which best illustrates this definition of Baroque is Milton's Paradise Lost. Milton wrote the poem in the middle of the 17th century in 1667, and at the end of English Renaissance. The focus on religious subject matter is typically Baroque. The magnificence of Milton's ornate rhetoric is also typically Baroque. So the right answer is Milton's Paradise Lost. Next is very important question, next one, and very simple also. The basic concept that creation was ordered, that every species exists in a hierarchical of status from God to lowest creature, was prevalent in the Renaissance. In this hierarchical continuum, man occupies the middle position between the animal kinds and the angels. This worldview is known as, इस वर्ल्ड को हम क्या जानते हैं? ह्यूमनिज्म, द एनलाइटमेंट, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग या कैल्विनिज्म. सो द करेक्ट आंसर इज द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग. इसका सही आंसर. सो व्हाट इज ग्रेट चेन ऑफ बीइंग? ग्रेट चेन ऑफ बीइंग इज a concept derived from Plato and Aristotle and developed fully in the Neoplatonism. It is detail a strict religious hierarchical structure of all matter and life believed that have been decreased by God. So the chain starts from God and come to the earth, and in the middle position comes human being. So
starting from God, then angels, then demons. Demons mean the fallen angels, then stars, moon, king, princes, noblemen, men, wild animal, and domesticated animals, tree, other plants, precious stones, precious metals, and other minerals, and in the last, the earth. So the chain of being is composed by a great number of hierarchical links, and in this great chain, God and beneath him the angel, both existing wholly in the spirit form, sit on the top, and man occupies a middle position between the animal kinds and the angels. So in natural order, earth mean rocks at the bottom of this chain. Okay, so this concept, the great chain of being. Next one is which is an autobiographical novel written by an escaped slave. ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है इनमें से जो किसने लिखा है? एस्केप्ड स्लेव ने, किसी गुलाम ने जो बच के निकल गया था. सो द राइट आंसर इज हैरियट जैकब इंसिडेंट. दिस इज योर राइट आंसर. सो इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ ए स्लेव गर्ल, it is an autobiographical novel by Harriet Jacob. She was a fugitive slave, and the novel was published in 1861, and Jacob used a pseudonym to publish this novel, Linda Brennett. This was the pseudonym, and the book documents Jacob's life as a slave and how she gained freedom for herself and for her children. So this is the novel, autobiographical novel. Easy question it was. Next one is, which old English poem illustrates the principle that the female of the species is more deadly than the male? इन पोइम्स में से कौन सी ऐसी है जिसकी थीम क्या है? द फीमेल ऑफ द स्पेसीज इज मोर डेडली देन द मेल, एंड द राइट आंसर इज Beowulf. In the Beowulf, what happened? The protagonist Beowulf is a hero of Geats, and he comes to help the Horthanger, king of Danes, and his kingdom is attacked by a monster named Grendel. Beowulf kills Grendel with his bare hands. Then, after Grendel's death, comes his mother, the more deadly monster, and Beowulf fight with her, and at the last he also died while killing that monster. So it is said for this poem that female of the species are more deadly, more dangerous than male species. Next one is, both young men are threatened in their position at here to a patronymy. Both are threatened more or by a sexual challenge. In the one case, the usurpation by Aegisthus through seduction and murder. In the other, the fear of Penelope's giving in tone of her righteous shooter. The young men described above are. इनमें से देखिए क्वेश्चन को अगर हम समझें कि दो व्यक्तियों के बारे में जिक्र है जिनको अपनी पोजीशन से, अपने पिता से मिलने वाली जो पैतृक राज्य है उससे खतरा है. दोनों को ही एक और चैलेंज का सामना करना है, सेक्सुअल चैलेंज. पहले केस में जो उsurption किया गया था एजिस्टस के द्वारा थ्रू द सेडक्शन एंड मर्डर, और दूसरे केस में पेनेलोप्स गिविंग इन टोन ऑफ रिचियस शूटर्स. तो वो दो यंग मैन कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है, सबको डिस्कस करते हैं हम लोग. अखिलेश एंड हेक्टर. नो, बोथ वर द ग्रेट वॉरियर ऑफ ट्रोजन वॉर. ट्रोजन्स में सब ये दोनों योद्धा, अगर आपने वो ट्रोय वाली मूवी देखी है तो आपको दोनों ही योद्धाओं पर ये मूवी है. दोनों ही ग्रेट योद्धा थे जिनका सिंहासन से या औरतों से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था. दूसरा, मेनोलस एंड पेरिस. अगर आपने वो मूवी देखी है, मेनोलस कौन था? मेनोलस की वाइफ थी हेलन, जिसको पेरिस भगा के ले गया था. ट्रोय के युद्ध में दोनों एक बार आमने सामने होते हैं, लेकिन हेक्टर मेनोलस को मार देता है और पेरिस को बचा लेता है. ठीक है.
नेक्स्ट है एनियस एंड जशन। एनियस और जशन ये दोनों भी उसी में थे। जैसन एक एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी का हीरो है, ठीक है, जिसका इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। और एगिस्टिस ये कौन है? एनियस को कई बार एगिस्टिस भी हम लोग कहते हैं। और ये एक ट्रेचेस लवर है एगमेनन की वाइफ क्लिटेमेनिया का, और वो इसके साथ मिलकर एगमेनन को मार देता है, और बाद में किस तरह से इससे रिवेंज लिया जाता है ये स्टोरी में बताया गया है। ओरेटियस एंड टेलीमैकस, दिस इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पेनेलोप का नाम दिया हुआ है, पेनेलोप कौन थी? पेनेलोप वाज वाइफ ऑफ ओडिशियस, ओके। एंड हु वाज टेलीमैकस? टेलीमैकस वाज सन ऑफ ओडिशियस एंड पेनेलोप. What happens actually in the story that Odysseus leave for the Trojan War. 10 years the war was fought, and while returning to Ithaca, his state, it took him 10 years because his ship were wrecked and wandered in the sea. So for the 20 year, it was assumed that either he has been lost or lost in the sea or was killed in the war. But she kept out of door to her shooters. That's why it is called that in the whole literature Penelope is called the most pious wife. हम देखते हैं स्टोरी में क्या होता है, जब वापस आते हैं, जब 20 साल के बाद में ओडिशियस अपनी राज्य इथाका में लौट कर आता है, तो ओडिशियस और टेलीमैकस मिलकर सारे शूटर्स को खत्म कर देते हैं। इसी तरह से ओरेस्टियस कौन था? एगमेनोन और क्लिप्टेमिया का बेटा था। जब एनियस ने और क्लिप्टेमिया ने मिलकर एगमेनोन को मार डाला, तो उससे बदला लिया किसने? ओरेस्टियस। तो ये दो यंग मैन कौन है? ओरेस्टियस एंड टेलीमैकस। थोड़ा अगर हम एक मूवी ट्रोय वाली देख लें तो ये सारी चीजों का नॉलेज हमें यहां से हो सकता है। नेक्स्ट मूवी का नाम मैं लिख देता हूं, अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख सकता है, ट्रॉय। नेक्स्ट वन इज इन ए यूनिवर्स डिप्राइव्ड ऑफ इल्यूजन एंड लाइट, मैन फील्स एन एलियन। He is irritable exile. This divorce between man and his life, the actor and setting, truly constitute the feeling of absurdity. Works influenced by this outlook has been written by. Absurdity से related जो works हैं वो किसने लिखे हैं? So the this passage is taken from Myth of Sisyphus, written by Albert Camus. Actually, both this Albert Camus and Eugene Ionesco wrote plays related to absurdity. And Chekhov and Turgenev have most sympathetic attitude toward their character, which you can easily eliminate. And Ibsen is known for psychological realism. And who is left one? Ibsen and and this Turgenev. He was also known for use of realistic character as a commentary on society. So, for the absurdity, Camus and Eugene Ionesco are the right answers. Next one. If you really want to hear about it, the first thing you will really want to know is where I was born and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied, and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap. These lines have been taken from. ये lines कहाँ से ली गई हैं? The correct answer is The Catcher in the Rye by Salinger. This is your right answer. So this is a vivid and vernacular narrative in the voice of Holden Caulfield at the beginning of the Salinger's novel Catcher in the Rye. And so the right answer is The Catcher in the Rye. Next one is,
Marlowe's lyric, "The passionate shepherd to his love," was famously replied by Raleigh as the nymphs replied to shepherd. Another response to the poem entitled "The Bait" was written by. फर्स्ट ईयर में कोई भी स्टूडेंट जब शुरू में इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं तो पहली पोइम उनके लिए, अभी पता नहीं है या नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पहली पोइम हुआ करती थी मार्लो की, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, और सेकंड पोइम जो हुआ करती थी वो रेले की, द निम्स रिप्लाई टू शेफर्ड। बहुत ही एफ टी पालग्रेव की जो द गोल्डन ट्रेजरी थी उसमें ये पहली दो पोइम थी और सर्वश्रेष्ठ पोइम्स के रूप में इन्हें माना जाता है। और बहुत बार नेट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, तो इसका एक और रेस्पॉन्स द बेट के नाम से किसने लिखा था? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही टफ सा क्वेश्चन है, अगर आप नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है। फिर भी हम देखते हैं कि जॉन स्केल्टन ही लिव्ड बिफोर क्रिस्टोफर मार्लो, सो वी कैन एलिमिनेट दिस एंड दिस John Suckling, he was a cavalier poet and not a contemporary of Christopher Marlowe. So between these two you have to decide, and the right answer is Michael Drayton. Right answer is Michael Drayton. He wrote the poem Bait, answering Christopher Marlowe's poem The Passionate Shepherd to his love. Next one is, the violence of breaking down the door seemed to fill this room with pervading dust. A thin, acrid pall as of the tomb seemed to lie everywhere upon the room, decayed and furnished as for a bridal. The room is a very interesting question. ये किस रूम की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं, चारों की बात करते हैं, मिस एमिलीज ए रोज फॉर एमिली, मिस हैविसमैन्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसाबेलाज इन ए पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और मिसिज मेलरेन in the story of an hour. If we do not have any idea about Faulkner's short story, if we have any idea, if we have read William Faulkner's story, which one? Miss Emily, A Rose for Miss Emily, we can easily find the answer. This is the correct answer. Miss Havisham in Great Expectation, if you have known about Miss Havisham, who was a spinster, what happened to her when she was going to about marry? At a certain time, she was informed that she came to know that she has been betrayed, and at the exact time, she stopped all the walls and she remained in the same dress. So the whole atmosphere of her house seemed as a tomb, not as a room. देखिए, जैसे ही मिस हैविसमैन को एक खबर मिलती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो जिस समय उसे सूचना मिलती है 7:40 पर अपनी सारी घड़ियों को वो वहीं फिक्स करवा देती है। उस समय जिस समय सूचना मिलती है, वो एक जूता उसने पहने हुआ था, दूसरा पहन रही थी, वो उसी एक जूते में अपनी जिंदगी भर रहती है, और जिस गाउन में, शादी के गाउन में थी, पूरी लाइफ उसी शादी के गाउन में वो रहती है। तो कुल मिलाकर पूरा जो एटमोस्फियर है, she seems like a witch. Okay, so this cannot be an answer. And next, in Miss Havisham, Isabella. In Isabella's story, what happened? Mrs. Mallard come down to dive the room, and Isabella Archer, she looks into the tiny room that symbolizes her husband's world. Okay, so the right answer of this description is Miss Emily's in A Rose for Emily. Very nice story. Go through the story if possible. Next one is, which I was acting with my children and friends in Mr. Wilkie Collins' drama
of the frozen deep, I first conceived the main idea of this story. A strong desire was upon me then to embody it in means of understanding that terrible time. Through no one can hope to add anything to the philosophy of Mr. Carlyle's wonderful work. Which of the following describe the except above? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन? Dickens is explaining how he came to write A Tale of Two Cities. Gaskell is explaining how she came to write Mary Barton. William Makepeace Thackeray is explaining how he come to write Vanity Fair. Eliot is explaining how she come to write Middlemarch. The clue is given, and clue is name is Vicky Collins. Vicky Collins was a bosom friend of Charles Dickens. So the correct answer is Charles Dickens is explaining how he came to write A Tale of Two Cities. This is the right answer. Next. In which of the following Naples has been described as a place of more pleasure than profit and yet of more profit than pity? So the right answer is Euphuism by John Lilly. What is euphuism? Euphuism is a Greek term for graceful witty. And John Lilly published his work Euphuism, The Anatomy of Wit in 1578. So, what is mean of euphemism? Euphemism mean to say a bad thing in a pleasant manner. If somebody dies, we never say that particular person died. We say he has no more. And there are more ways. कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि वो मर गया है. हम हिंदी में क्या कहते हैं? वो स्वर्ग सिधार गया है, भगवान अल्लाह को प्यारा हो गया है, या वो नहीं रहा. मीन वी स्पीक an unpleasant thing in a pleasant way. That is called euphemism. And this book is written by John Lilly. So this is the correct answer. Next one is morality plays are based highly from a religious standpoint in order to teach individuals about proper or true morals, right and wrong. The basic outline of a morality play, the hero has a choice to take what he says to heart or strive for redemption and ask the four daughters of God to aid in his quest. Which of the following is not one of the four daughters of God? मोरलिटी प्लेज की विशेषता होती है कि वो धार्मिक स्टैंड पॉइंट, धार्मिक तरीके से हमें ये बताए कि कौन सा मोरल है, कौन सा इमोरल है, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा प्रॉपर नहीं है. और इसके लिए द फोर डॉटर्स ऑफ गॉड आर टू हिज हेल्प, उसकी मदद करने के लिए भगवान के द्वारा दी गई चार डॉटर्स हैं. और चार नाम यहाँ इसमें तीन ही तो कौन सी इनमें से वो नहीं थी? कौन सी डॉटर इनमें से नहीं थी? मर्सी, जस्टिस, वर्च्यू या टेम्परामेंट्स? वर्च्यू इज नॉट देयर. वन मोर इज ट्रुथ. These are the four daughters of God: mercy, justice, temperance, or truth. These are four daughters. So, virtue, right answer. Next one is, which modern novels incorporate within it a Jacobean revenge tragedy? कौन सा ऐसा नॉवल है जो अपने आप में एक जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी को समाहित किए हुए है? और the right answer is The Crying of Lot 49. This novel is written by Thomas Pynchon. He draftily manipulates a Jacobean revenge plot within his own plot, and the tragedy is, the name of that revenge tragedy is The Courier's Tragedy. The name of that particular play is The Courier's Tragedy, which Thomas Pynchon incorporate in his this novel. Next one is, I was taught to think and I was willing to believe that genius was not a ball and virtue was not a mask.
that liberty was not a name, that love had its seat in human heart. Now I would care little if these words were stuck out of the dictionary or if I had never heard them. They are become to my ears a mockery and a dream. The I in the above passage is who is saying these words, and these words are spoken, these words were written by William Hazlitt. This is the right answer. William Hazlitt. So this passage is taken from On the Pleasing of Hating by William Hazlitt, which was written in 1821. So it is a fine critical intellect at the work. Here should be a clue as well as a hatred for hypocrisy. The language is also archaic for more contemporary to others. So the right answer is William Hazlitt. Next, who is referred as dead shepherd in Shakespeare's play As You Like It? शेक्सपियर के प्ले As You Like It में डेड शेफर्ड के रूप में किसको कहा गया है? निश्चित रूप से क्रिस्टोफर मार्लो. डायरेक्ट आंसर क्रिस्टोफर मार्लो को ही डेड शेफर्ड इसमें कहा गया है. नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, आरपीएससी में भी इस क्वेश्चन को पूछा था फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में. नेक्स्ट वन इज, इन द लेटर एंड ऑफ द सेम किंग then sprang up a new company of courtly makers who, having travelled into Italy, there tasted sweet and stately measure and style of the Italian poets Dante, Aristotle and Petrarch. They greatly polished or rude and homely manner of vulgar poesy from that it had been. Therefore, the passage above described. ये आर्काइक पुरानी सी लैंग्वेज में ये किसको डिस्क्राइब करता है? किसको? वाट एंड सरे. याद कीजिए, इटालियन सोनेट की स्टार्टिंग वाट और सरे ने की थी. तो राइट आंसर इज वाट एंड सरे. नेक्स्ट वन इज, इन जेन ऑस्टिन सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सेंस रेफर्स टू, जेन ऑस्टिन का जो नॉवल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, उसमें सेंस किसको रेफर करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. सो जेन ऑस्टिन्स टाइटल implies a balance between head-hearted reason and emotion, sensibility, that refer to refinement of emotional sensibility that was much in the vogue of time. So Jane Austen views its expression of a form of foolish selfish indulgence. So she opposes it to the sense. In her novel, both sense and sensibility are opposed, and thus the right answer, what should be the right answer? A practical and reasonable regard for one's own self-interest. C is the right answer for this question. Jane Austen's sense and sensibility. Sense किसको रेफर करता है? A practical and reasonable regard for the one's own self interest को सेंस रेफर कर रहा है. नेक्स्ट इज, Letitia Dale, he said, he painted, your name is sweet English music and you are well. The anxious question permitted him to read deeply in her eyes. He found the man he shot there, squeezed him passionately and let her go. Which of the following accurately describe the passage above? इस पैसेज कौन सा नोवेल के लिए? ये जॉर्ज मेरिडिथ के नोवेल है द इगोइस्ट. That is a tragicomedy novel by George Meredith and it was published in 1879. So the novel recounts the story of self-absorbed Sir Willoughby Patterney and his attempts at marriage. So what this is describing here in this passage, George Meredith mocked the egotism of his hero. And what is the name of the hero in this novel? Is Sir Willoughby Patterney.
That is the name of hero in this novel. Okay, next question is written with surprising accuracy and realism, especially given that the author had never participated in war, undercut the presumption glory and heroism that historians of the time brought to their accounts of seemingly every battle in the great national struggle. Which of the following correctly complete the sentence? देखिए, अगर ठीक से पढ़ते हैं, यहां भी क्लू इजीली दिया हुआ है क्या? ऑथर हु हैड नेवर पार्टिसिपेट इन वॉर, ऑथर हैड नेवर पार्टिसिपेट इन वॉर, देखते ही हेमिंगवे कट, बिकॉज हेमिंगवे पार्टिसिपेट इन द वॉर. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द राइट आंसर? क्रेन्स the red badge of courage. This is the answer of this question, because Crane never participated in the war, and even though he wrote about this great battle in the great national struggle. So next question is, she loved me for the dangers I had passed, and I loved her that she did pity them. The speaker of above lines is again a question from विलियम शेक्सपियर. किसने कहा था कि वो मुझसे प्रेम करती थी? किस लिए? जो खतरे मैंने उठाए थे और मैं उससे प्रेम करता था क्योंकि वो मुझ पर दया दिखाती थी. रोमियो, एंटनी, ओथेलो और मोल्विनो. द करेक्ट आंसर इज ओथेलो. आप याद कीजिए उस सीन को जब ओथेलो को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि ओथेलो और डेस्डेमोना के बीच में किस तरह से प्रेम हुआ, तो वो ये सारा डिस्क्रिप्शन बताता है. सो राइट आंसर इज ओथेलो. लॉरेंट हेंसबरी ड्रॉ द टाइटल ऑफ हर फेमस प्ले ए रेजिन इन द सन फ्रॉम ए पोएम रिटन बाय. लॉरेंट हेंसबरी ने अपने फेमस प्ले, कौन सा प्ले था? ए रेजिन इन द सन, उसका टाइटल कहां से, किसकी पोएम से लिया था? लैंगस्टन ह्यूज. ये करेक्ट आंसर है. यहां से उसने अपना टाइटल लिया था. नेक्स्ट इज द फर्स्ट सेंटेंस looks complete, but the lower case opening in the indication that it is not. The beginning is to be found on the last page of the book, which hence does not end with a full stop. A way alone at last, allowed along thee. The passage above is from a description of. कौन से नॉवल का ये डिस्क्रिप्शन है, यही पूछा गया है. देखिए, इस नॉवल पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह है जेम्स जॉयस का नॉवल फिनिगेन्स वेक. This novel, Finnegan's Wake, was published in 1939, is a complex novel that blends the reality of life with a dream world, and the motive idea of novel inspired from the 18th century Italian philosopher Gambetta Vico. And what is the motive of the novel? That history is cyclic. Okay, and to demonstrate this, the book ends with the first half of the first sentence of the novel. So, thus, the last line is actually part of the first line, and the first line is part of last line. So, the plot itself is difficult to follow, as the novel explores a number of fractured storyline. The main tension overcomes from the juxtaposition of reality and dream, which achieve through changing characters and setting. So, the beginning of book introduces the reader to Mr. and Mrs. Porter, who has 3 children, Kevin, Jerry and Izzy. So the Porters live above in a pub, and once Mrs. and Mr. Porter go to sleep, however, the entire world changes. आपको याद हो तो एक 2 या 3 एग्जाम पहले नेट एग्जाम में ये पूछा गया था, by which word James Joyce novel Finnegan's Wake ends? The right answer was the. Okay, so
स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, ड्रीम और रियलिटी में कब ड्रीम में चले जाते हैं, कब वो वास्तविकता में आते हैं, पता ही नहीं चलता है। और हर कहीं जाकर नोवेल का जो फर्स्ट लाइन है वो उसकी आधी आखिरी लाइन का है, और आखिरी लाइन का जो मतलब इस एक तरह से जक्स्टापोजिशन है जिसको समझना इजी नहीं है। क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस नॉवल इज बिल्ट ऑन द unusual relationship with the Mendes family, Amida, Augustine, and their daughter Susan, and their unnamed son, from whose perspective the book is narrated. It won the Hindu Literary Prize, Crossword Book Award, the Sahitya Academy Award, and the Windham Campbell Literary Prize. Identify the novel. देखिए, the novel is Aim and Big Hum by Jerry Pinto, which was published in 2012, and the book won all these prestigious awards. Okay, so right answer is Jerry Pinto. Next is, according to the recent feminist critics, women in literature are often characterized in terms of polar extremes. Thus, the Victorian myth of angel in the house contrasts with the demonic representation of women, image of women as evil temptress, bent in turning men from their spiritual destiny and corrupting them with the fleshly pleasure of sin. Which of the following are demonic representation of the kind referred in this passage? बहुत ही डीप क्वेश्चन है लेकिन इजी है, आप आसानी से इसको समझेंगे। सारे ऑप्शंस पर हम विचार करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विक्टोरियन मिथ एंजल इन द हाउस। केवेंट्री पेंटीमोर ने अपनी एक पोएम में एंजल इन द हाउस में ये मिथ निकाला था। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजल इन द हाउस मीन ए परफेक्ट हाउसवाइफ, एक इस तरह की हाउसवाइफ जो पूरी तरह से परफेक्ट हो, उसको एंजल इन द हाउस का नाम दिया गया था। किसके द्वारा? विक्टोरियन पोइट केवेंट्री पेंटीमोर के द्वारा। ओके, सो कहा यह गया है कि एक तरफ हम एंजल इन द हाउस की बात करते हैं और ये कॉन्ट्रास्ट किससे करता है? विद द डेमोनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, जो खतरनाक तरह की औरतें हैं, दैत्य टाइप की, उनके बारे में। तो ये कौन, इनमें से कौन सी हैं? अगर हम देखते हैं, सबके बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफनी एंड यूपोरा। देखिए, डेफनी जो थी, शी वॉज ए ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ रिवर गॉड लेडन, LADON, जिसको एक बार किसी देवता ने देखा और ही वांटेड टू हैव रिलेशनशिप विथ हर, एंड विथ ऑल हर शी वांटेड टू, actually it was, she rejected many lovers including Apollo. So when God tried to pursue her, Daphne prayed the earth to be her father and rescue her, whereupon she was transformed into a laurel. So she was a good character. Next is Europa. In Greek mythology, she is daughter of Phoenix, and the beauty of Europa inspired the loves of Zeus, who approached her in the form of white bull and carried her away from Phoenicia to Crete. She is also not a demonic. Next is Cassandra and Iphigenia. Cassandra, who was Cassandra? Cassandra was daughter of Priam and sister of Hector and Paris. Once she was rejected, what actually happened? That she rejected a god for her. Then she was cursed that her prophecies were never be assumed true, and she suffers. Then Iphigenia. Who was Iphigenia? Iphigenia of daughter of Agamemnon and Clytemnestra, and she एक्चुअली स्टोरी में होता क्या है कि इफिमिनिया का
बलिदान दिया जाता है, उसकी बलि दी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि एग्मेनॉन ने एक बार एक हिरण को मार दिया था और वायु का देवता उससे नाराज था। तो उनको जब जाने की, समुद्र से जाने के लिए रास्ता चाहिए था, तो उसकी ये शर्त थी। इफिजिनिया को ये बताया नहीं गया था, उसको ये बताया गया कि तुम्हारी शादी यहाँ से कुछ करने से पहले तुम्हारी अखिलेश से शादी करवा रहे हैं, जो वो वहां आती है और अंततः बेचारी की बलि चढ़ा दी जाती है। सो शी वॉज ऑल्सो ए गुड करेक्टर। Circe and Lilith, these both are डेमोनिक करेक्टर। ग्रीक माइथोलॉजी में अगर हम देखते हैं कि जो सिर्स कौन थी, सिर्स वाज एन इंचेंट्रेंस, वो एक जादूगरनी थी और लोगों को अपने रास्ते से भटकाती थी। इसी क्रम में जब ओडिशियस एक टापू पर पहुंचते हैं तो वहां सिर्स मिल जाती है और वो उन सबको ओडिशियस और उसके साथी मैरिनर्स को सबको सुअर बना देती है। बहुत समय तक सुअर बना के रखती है, बाद में उसको वो रिलीज करती है। और इसी तरह से लिलिथ एक फीमेल डेमोनिक फिगर है जेविश फोकलोर में, एंड हर नेम एंड ये भी एक एज ए नाइट मॉन्स्टर, रात्रि की राक्षस इसको कहा जाता है। और तो इस तरह से जो डेमोनिक रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्स और लिलिथ का है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सिर्स एंड लिलिथ। नेक्स्ट इज बोथ लकी जिम एंड कैच 2020 मेक्स यूज ऑफ, दोनों ही जो नॉवल हैं लकी जिम एंड कैच 2020 मेक यूज ऑफ अनरिलायबल नरेटर, नेचुरलिस्टिक कन्वेंशंस या एपिस्टोलरी टेक्निक्स या फर्स्ट पर्सन नरेशन। निश्चित रूप से एपिस्टोलरी टेक्निक नहीं है, फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, अनरिलायबल नरेटर्स नहीं है। राइट आंसर है नेचुरलिस्टिक कन्वेंशन। दोनों ही नॉवेल्स के लकी जिम का हीरो है जिम डिक्सन और उसका कैच 2020 का हीरो है यूरिशियन। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एंटी हीरोज and protagonists who did not act in the traditional heroic sense. Okay, so the right answer is naturalistic conventions. Both novel follow their style, narration of style is naturalistic convention. Next one is who wrote following: standing on the bare ground, my head bathed by the blithe air and uplifted into the infinite space, all mean egotism wishes, I am become a transparent eyeball, I am nothing, I see all, the current of the universal being circulate through me, I am part or parcel of God. Ralph Waldo Emerson is the correct answer. He wrote all this passage. Next is from Indian English literature. The line, a woman can be strong as a man, but a man can never acquire a woman's strength. ये कौन से नॉवल में ये लाइन आती है? कावेरी नंबियान के नॉवल द सेंट ऑफ पीपर्स, सेंट ऑफ पीपर, इसमें ये नॉवल आती है। इसमें ये लाइन इसी में आती है। नेक्स्ट इज she finds when it is too late that she cannot live without the society she grew up in, without her son family, all the things she had abandoned in order to be with her lover. Her creator said of his many drafts of the plot of the novel that whatever he planned or altered, he could do nothing to stop her suicide. The character described above is, ये कौन से करेक्टर के बारे में बात हो रही है? करेक्टर देखिए, करेक्टर के बारे में अन्ना कैरेनिना। अगर हम देखते हैं तो इनमें से और किसी भी करेक्टर ने लिंक इज गिवन सुसाइड कमिट नहीं किया। सो द डायरेक्ट आंसर इज अन्ना कैरेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट इज लियोनार्ड ब्लूमफील्ड wrote what an Indian book that it is one of the greatest monuments of human intelligence. It describes in minute detail every inflation, derivation and composition and every synthetic usage of author's speech. What was the name of book?
द बुक नेम ऑफ अष्टाध्याय, ए वेरी फेमस संस्कृत टेक्स्ट अष्टाध्याय, जिसका लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने इसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट इज according to the author, the line of demarcation and stratification between the rich and the poor in Lagrange was as sharp as though cut by a knife or divided by a high wall. The sense of a greatly superior life lived by the rich and their offspring, and this slim change of sharing in it causes Clyde Griffith, the poor nephew of a Samuel Griffith, the coal manufacturing tycoon of Lagrange, to plan the dawn his pregnant and proletating sweetheart. The passage above is from a discussion of, ये किसका डिस्क्रिप्शन है? लिंक आपको दोबारा दिए गए हैं सैमुअल ग्रिफिथ, निश्चित रूप से ड्रेजियर्स एंड अमेरिकन ट्रेजेडी से ये सारा लिया गया है। नेक्स्ट वन इज the essay, Did Women Have a Renaissance? Inaugurated a spirited debate among feminists and other schools. Who wrote this essay? Feminist वहाँ से लिया गया, जॉन केली। जॉन केली is the writer of this essay. Next one is Annie Kilgrave, Catherine Phillips, Dorothy Osborne, Annie Bradstreet and Mary Estelwer. ये कौन थे? विमेन ऑथर्स ऑफ विक्टोरियन पीरियड या विमेन राइटर्स ऑफ 17th सेंचुरी। देखिए, दो एनी ब्रैडस्ट्रीट को या मैरी एस्टेल से हम पहचान सकते हैं क्या? विमेन राइटर्स ऑफ 17th सेंचुरी। दिस इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय Eugene O'Neill is based on the myth of Hippolytus? Hippolytus myth पर यूजिन ओनील का कौन सा प्ले बेस्ड है? सो राइट आंसर इज डिजायर अंडर द एल्म्स। दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज अ ट्रेजेडी by Eugene O'Neill and it was produced in 1924. This is the last of Eugene O'Neill's naturalistic play and the first in which he recreates starkness of Greek tragedy drawn from Euripides, name of a Greek playwright, and Hippolytus. This features a father returning home from a new wife who falls in love with her stepson. So this is the myth, this is the story taken by Eugene O'Neill and the name of play is Desire Under the Elms. So this was the paper which you have, this was the last paper. देखिए, ये पेपर था जो आप लोगों ने कल किया। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि पेपर बहुत ही टफ था, निश्चित रूप से टफ था, टफ ही डिजाइन किया गया था। हमें वही काम करना है जो कठिन है, कठिन को सरल बनाने के लिए ही हम लोग यहाँ आपके सामने हैं। और अगली आने वाली 1 तारीख को इसी तरह का एक टेस्ट दोबारा होगा। बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि 10 लोगों को दिया जाए, प्राइज 10 लोगों को दिया जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 को नहीं तो 5 को तो कम से कम, जिस तरह से इस बार दिया गया, 5 लोगों को कम से कम प्राइज दिया जाएगा। ये टेस्ट भी पहले वाले टेस्ट की तरह फ्री होगा। इसका भी वीडियो सॉल्यूशन जैसा आज बनाया गया है वैसा ही वीडियो सॉल्यूशन बनाया जाएगा। तो एक बार फिर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन 181 लोगों ने इस टेस्ट को दिया है, निश्चित रूप से वो इस वीडियो को देखें, उन्हें फ़ायदा होगा और इस तरह के टेस्ट हम आगे बार बार करते रहेंगे। थैंक यू ऑल।